बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इनकी वो कहानी मेरे लिए बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुई। इन्होंने बहुत होशियारी के साथ अपने जिम्मे लिए हुए काम को पाया तकमील तक पहुंचाया था। इस तमाम गुफ्तगू के दौरान में हम लोग जख्मी कैदी की तरफ से गाफिल नहीं हुए थे। सुल्तान शाह वक्फे वक्फे से इसका जायजा लेता रहा था। इसके बारे में वीरा का क्यास बड़ी हद तक दुरुस्त था। पिस्तौल की गोली इसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में किसी ऐसे नाजुक मुकाम पर पेवस्त हुई थी कि वो किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किए बगैर गहरी बेहोशी की हालत में चला गया था। वो महम गजाला ने तनहा सर अंजाम दी होती तो शायद सुल्तान शाह भी इसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर देता। लेकिन खराबी ये थी कि वो मंसूबा वीरा के जहन की पैदावार था और इसने गजाला के साथ मिलकर अपनी सोची हुई जुज़ियात को अमली जामा पहनाया था। मैंने कई बार इन दोनों को बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ की तो सुल्तान शाह को हजम नहीं हो सकी। मेरे हर तबसरे पर वो ऐसा बुरा मुंह बना रहा था जैसे इसे मेरे जबर पर कोनीन की कड़वी गोली निकलनी पड़ रही हो। गनीमत यही था कि इसने पूरी महम की रूदाद खत्म होने तक कोई फसाद खड़ा नहीं किया। लेकिन कहानी मुकम्मल होने पर वो खामोश नहीं रह सका। तुम बिला वजह इनकी तारीफें किए जा रहे हो, इसने चिड़चिड़े लहजे में कहा। इतने साजगार हालात में तो कोई नाबालिग बच्चा भी सारे काम निपटाकर वापस आ सकता था। साजगार हालात का अंदाजा लगाने के लिए पेशबीनी की जरूरत थी जो किसी नाबालिग बच्चे के बस की बात नहीं थी। तुम इन दोनों के काम की अहमियत को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इसे अपनी तकरीर पूरी करने का मौका दिए बगैर कहा, यह सरासर ज्यादती है। तुम वाकई ज्यादती कर रहे हो, गजाला ने मुस्कुरा के कहा। किसी तजर्बे से बनफ्से नफीस गुजरने और कुर्सी पर बैठकर इसी तजर्बे की कहानी सुनने में बड़ा फर्क होता है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं एक बारौनक बाजार से कार की चोरी से लेकर आखिर तक कैसी क़यामत के सनसनी और बेयकीनी से दो चार रही हूँ। मैं खुद पर काबू रखकर हर मसले से निपट रही थी, लेकिन मुझे हर लम्हे ये धड़का लगा हुआ था कि किसी की गैर मुतवक्को मुदाखलत हमारी बाजी उलट सकती है। इस पूरी मुहिम में मेरे जहन पर बदतरीन दबाव सिर्फ इस बात का था कि नार्मन के शिकार में मासूम बच्ची के साथ कुछ ज्यादती न होने पाए। ये नर्मो नाजुक बातें इस नाबालिग बच्चे की समझ से बाहर हैं। वीरा ने सुल्तान शाह पर काटदार तंज करते हुए कहा, अब इसे रश्क आ रहा है कि इतने आसान काम पर इसे अपने कमालात दिखाने का मौका क्यों नहीं मिला। काश ये भी हमारे साथ होता, फिर देखते कि ये क्या करता है। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, सुल्तान शाह वीरा पर गुर्राया। मैं सिर्फ इस वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ कि इस मामले में गजाला भी तुम्हारे साथ शामिल थी, वरना मैं तुम्हारे इस मिशन के बुखिए उधेड़ कर रख सकता हूँ। मेरी दानिश में तुम जक मार कर आई हो और अब नतायज का इन्हिसार महज मुकद्दर पर है। तुम्हारे सितारे अच्छे हुए तो सब कुछ इसी तरह सामने आएगा जैसा तुमने सोचा है, वरना तुम देख ही लोगी कि तुमने आज कौन सा तीर मार कर आई हो। मेरा तो ख्याल है कि तुमने इस बच्ची पर भी बड़ा जुल्म किया है। जुल्म? वीरा इस पर आंखें निकाल कर बोली, गजाला ने इसके साथ ऐसा हमदर्दाना सलूक किया है जो इन हालात में इसकी माँ भी इसके साथ नहीं कर सकती थी। बार बार गजाला के नाम का सहारा मत लो, सुल्तान शाह बुरा समूह बना के बोला। असल मंसूबा तुम्हारा था, गजाला ने वही किया जो इसके बस में था। क्या तुम्हें इस सूरत हाल का अंदाजा है जो टीवी प्रोग्राम खत्म होने के बाद पेश आई होगी? अपनी माँ को बेहोश देखकर इस मासूम और बेखबर लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी? तुम इन बारीकियों को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें तो इटली में तुम्हारे वालिद मोहतरम ने डॉन मार्सियानो के रूप में ऐसी तरबियत दी है जिसमें औलाद का गुजर ही नहीं है। खामोश, वीरा बरहमी के आलम में बोली। जो मर चुके हैं इन्हें बुरा मत कहो। मेरे बाप की कहानी इसकी जिंदगी के साथ खत्म हो गई। मेरे और इसके तनाज़ा का फायदा उठाकर इसकी अजीम शख्सियत पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। जिमी लाइट के दुश्मन भी इसकी अजमतों के गुण गाते थे। तुम तो इसके दोस्तों में थे, दुश्मनों में इसकी लड़ाई सिर्फ डैनी से थी। कानूनी ना सही, मगर फिर भी वो तुम्हारा बाप था। मसालहाना लबो लहजा इख्तियार करने के बावजूद सुल्तान शाह इस पर गहरी चोट किए बगैर न रह सका और रुबानी में सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, मैं इसके बारे में कहे हुए अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी नाकस कारकर्दगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिलसिले में मैं अपनी राय पर कायम हूँ। मैं तुम्हारी राय को अपनी ठोकर पर रखती हूँ। वीरा चिल्लाकर बोली, मुझे जो कुछ करना था मैं वो कर आई हूँ। अब तुम हज़ियान बकते रहो, इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। यही तुम्हारी खुशफहमी है। सुल्तान शाह ने फौरन इसकी बात उचक ली।
बोली, तुम अहमकों की जन्नत में रहना चाहो तो शौक से रहो, मगर मैं तुमको यही बताना चाह रहा था कि तुम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकी। तुमने अंधेरे में एक तीर चलाया है, अब आने वाला वक्त ही इसके सम्राट जाहिर करेगा। इन दोनों की काविशों के नतायज पर वो बहुत बेरहमाना तबसरा था। वीरा बिफर कर बोली, मुझे अपनी कारकर्दगी पर किसी से संद लेने की जरूरत नहीं। मैंने जो मुनासिब समझा किया। मैं अपने काम से मुतमिन हूँ। तुम बिल्कुल बेलगाम और आजाद हो। मेरे बारे में जो नतायज चाहो अखज करते रहो। अब मैं तुमसे नहीं, गजाला से बात कर रहा हूँ। सुल्तान शाह ये कहकर रूठने के अंदाज में गजाला की तरफ घूम गया और इससे मुखातब होकर बोला, क्या तुम मुझे मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये बता सकती हो कि तुम्हारी सारी मनसूबाबंदी और भाग दौड़ का क्या मकसद था? असल और वाहिद मकसद नारमन को हलाक करना ही था। गजाला इसका मतलब न समझते हुए बोली, और इसे बता दो कि हमने वो मकसद हासिल कर लिया। वीरा ने गजाला से मुखातब होकर टुकड़ा लगाया, कुएं में रहने वाली जहां गर्द खातून को बता दो कि च्योंटी के काटने से हाथी नहीं मरा करते। ये दूसरी बात है कि हाथी की बेपरवाही की वजह से च्योंटी को नाक के रास्ते इसके दिमाग में पहुंचकर फतूर फैलाने का मोहलक मौका मैसर आ जाए। ऐसा हाथी की बदकिस्मती और च्योंटी की खुशकिस्मती की वजह से होता है। गजाला जो इन दोनों की तलखो तुर्श नोक जोंक से लुत्फ अंदोज हो रही थी, मानी खेद लहजे में बोली, किसी खातून को कुछ बताने से पहले मेरा जहन साफ होना चाहिए। तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी। गबी लोगों के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी तबाह होने लगा है। सुल्तान शाह का लहजा हमदर्दाना था। पुरखों ने दुरुस्त ही कहा है, तुख्म तासीर और सोहबत असर रखती है। बहरहाल तुम्हारी मालूमात के लिए अर्ज है कि महज ट्रैगर दबाने या गोली चलाने से लोग मरने लगते तो आज दुनिया की आबादी निस्ब से भी कम होती और चीन में नौमौलूद बच्चियों को नित नए तरीकों से हलाक करने की जरूरत पेश न आती। तुम्हारी फाजल साथी ने दूरबीन इस्तेमाल करके 2 मरतबा G3 दागी और यकीन कर लिया कि नारमन और इसकी कोई दाश्ता मर गई है, लेकिन ये महज एक खुश ख्याली है। गोली का निशाना बनने वाले बेशतर लोग हलाकत से 2-4 नहीं होते। एक मुंतशिर ख्याल औरत ने 2 फायर किए और ये समझ लिया कि इसने आदमी मार लिए हैं। हो सकता है कि इनका बाल भी बीका ना हुआ हो या फिर वो महज जख्मी हुए हों और हम इनकी मौत पर बगलें बजा रहे हैं। गजाला मुस्कुराती रही। वीरा से फौरी तौर पर इस एतराज का कोई जवाब नहीं बन पड़ा। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वो बोली तो इसका लबो लहजा जारहाना नहीं रहा था बल्कि मुदाफाना हो गया था। मैंने राइफल की लबलबी अंधाधुंध नहीं दबाई थी। इस बार वो बराह रास्त सुल्तान शाह से मुखातब हुई थी। मैंने इन दोनों पर भी निगाह रखी थी जो मेरे निशाने पर थे। मेरी दोनों गोलियां निशानों पर लगी थी। नारमन के सीने पर गोली बेवस्त हुई थी। इसकी साथी को लम्हा भर की मोहलत मिल गई थी, इसलिए शायद इसकी गर्दन गोली का निशाना बनी हो। मैंने ये यकीन कर लिया था कि वो दोनों ही मेरी जद में आए हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई भी नहीं बच सका होगा। इस बारे में बहस बेसूद है। मैंने इस लामुतनाही मोहब्बत आराई में दखल अंदाजी करते हुए कहा, वो जिंदा बच गए या मर चुके हैं। इस बारे में सुबह के अखबारात में पूरी तफसील आ जाएगी। इस बारे में मजीद उलझ कर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। असल अहमियत इस बात की है कि इन दोनों ने एक मंसूबा बनाया, इस पर अमल किया और बेखैर खूबी वापस लौट आई। हमारे लिए ये काफी होना चाहिए। दरअसल मैं भी यही कहना चाह रहा था। सुल्तान शाह डटाई से बोला, जब तफसील मालूम हो जाएगी तो अपने कारनामे पर उछल कूद भी अच्छी मालूम होगी। फिलहाल ये खुशी कबल अज वक्त है। जहनी तनाव और परेशानी के तवील दौरानिये के बाद वो हल्की फुल्की नोक जोंक माहौल में कदरे खुशगवार तब्दीली लाने के लिए बेहतर साबित हुई। वो कोई और वक्त होता तो वीरा कभी भी सुल्तान शाह के जवाब को कबूल न करती और इस वक्त तक बहस करती रहती जब तक सुल्तान शाह गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाल देता। लेकिन इसने मौका की नजाकत के पेश नजर खामोशी साध ली। सुल्तान शाह उठकर बाहर गया और फर्श पर बेहोश पड़े हुए शख्स का जायजा लेकर मायूसी से वापस आ गया। वो बदस्तूर बेहोश है। इसने एक गहरा सांस लेकर कहा, मैंने सुना है कि रीढ़ की हड्डी का तल्लक दिमाग के नाजुक हिस्सों से होता है। कहीं इसकी ये बेहोशी मुस्तकिल रोग न बन जाए। मैंने बाहर जाकर इसका गिरेबान थाम कर इसे रोशनी में खींचा और इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही चौंक पड़ा। मुझे अपने जहन के किसी गोशे में शनासाई का एहसास सा उभरता हुआ महसूस हुआ था। मैंने जहन पर लाख जोर दिया लेकिन मुझे ये याद न आ सका कि मैंने इसे कब और कहाँ देखा था। वो गंदमी रंगत और गुठे हुए जिस्म वाला एक मतवसत कामत शख्स था जिसकी घनी मूंछों के बाल इस हद तक बड़े हुए थे कि इसका ऊपरी होंठ इन बालों में तकरीबन छुप कर रह गया था। इसके दाहिने रुखसार पर नील के साथ वरम भी नुमाया था। शायद जख्मी होने के बाद वो इसी रुख पर गिरने के सबब चोट खा बैठा था क्योंकि नील का निशान बिल्कुल ताजा नजर आ रहा था। अपने हुलिया और वज़ाकता की बिना पर वो कोई तीसरे दर्जे के इन मुजरमों से नजर आता था जो कलील मगर यकीनी मुआवजे की उम्मीद
उम्मीद पर हर छोटा बड़ा जुर्म करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। जाहिर ये इम्कान नहीं था कि एलन या पीटर ने बराह रास्त इसकी खिदमत हासिल की हो। इसके दिल की धड़कनों और नब्ज की रफ्तार में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं आई थी। मैंने वो एहतियात देखभाल सिर्फ इसलिए की थी कि गार्ड ने इसे जिंदा देख लिया था। अगर वो हमारी तहवील में हलाक हो जाता, वो दोनों मुहाफिज शायद आसानी से अपनी जुबान बंद रखने पर आमादा न होते। मुझे यकीन था कि वो दोनों एक जख्मी और बेहोश कैदी की मौजूदगी पर आपस में जोरों शोर से तबादला ख्याल कर रहे होंगे। मैंने रेफ्रिजरेटर से यख बस्ता पानी की बोतल मंगवाकर कैदी के चेहरे पर उल्टने का इरादा किया, मगर गजाला ने फौरन ही मेरा हाथ थाम लिया। कैदी की पुश्त के जख्म से खून का बहाव खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी फर्श पर रिसने वाला खून जमा था। वो पानी के साथ मिलकर पूरे फर्श पर या शायद मुल्हक कमरों के कालीन वगैरह तक फैल सकता था, जिसका साफ करना मुमकिन नहीं था। मैंने बोतल से चुल्लू में पानी लेकर इसके मुंह पर छींटे देने शुरू किए। कुछ देर के बाद मेरी कोशिशें बाराबर साबित हुई। चेहरे के साथ सर पर सर्द पानी के छींटों से इसने जुर्जरी ली और बेहोशी से आहिस्ता आहिस्ता नीम गुनूदगी की कैफियत में तब्दील होने लगी और वो हौले हौले कराहने लगा। रफ्ता रफ्ता वो आंखें खोलकर अपने गर्दोपेश का जायजा लेने के काबिल हुआ तो 0 वाट के बल्ब की मध्यम रोशनी में 4 कुछ सायों को अपने गिर्द देखकर वो खौफजदा हो गया। अब तुम होश में आ ही रहे हो तो अपने बारे में सब ही कुछ बताते चले जाओ। मैंने सर्द और सफाकाना लहजे में कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने हट दर्मी से काम लिया तो हम तुम्हें गोली मारकर यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हारी लाश में तफन पैदा होने से पहले किसी को तुम्हारे अंजाम का इल्म नहीं हो सकेगा। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। मेरे लिए अपने निचले धड़ को हिलाना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। मैंने बेरहमी से इसकी बात काट दी और इसका हौसला पस्त करने के लिए कहा, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक गोली तुम्हारी कमर में पेवस्त हुई है। दूसरी गोली सीधी दिल में लगेगी और तुम्हें हर तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अपनी धमकी में वजन पैदा करने के लिए मैंने पिस्तौल हाथ में ले लिया। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे माफ कर दो। वो बिल्कुल ही बोधा साबित हुआ। इसकी आवाज एक ही धमकी पर रो देने वाली हो गई। बड़ी रकम के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर इस मलगी रोशनी में मेरी आंखें मुझे धोखा न दे रही तो तुम उस्ताद डैनी हो, तुम मेरे मोहसिन हो। अगर मुझे जरा भी शुबा होता कि मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं भूल कर भी इस तरफ का रुख न करता। इसने मुझे पहचान लिया था। इसका मतलब था कि मेरे जहन में पैदा होने वाला शनासाई का एहसास बेबुनियाद नहीं था। यकीनन मैं इसे कहीं देख चुका था या शायद काफी अरसे तक देखता रहा था, जो इसके खदोखाल मेरे जहन के किसी गोशे में अटक कर रह गए थे। अगर तुम मुझसे वाकिफ हो तो ये भी जानते होगे कि मैं दुश्मनों के हक में बहुत सफाक हूँ। मैंने किसी हेर फेर के बगैर कहा। सबसे पहले ये बताते चलो कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो और मैंने तुम पर क्या एहसान किया था। जब बदरू दादा शहर में हीरोइन के अड्डे चलाता था तो मैं इस का ड्राइवर था। वो फंसी फंसी आवाज में बोला और मेरा जहन अचानक ही साफ होता चला गया। मुझे दीगर वाकयात के साथ ये भी याद आ गया कि इसका नाम टोनी हुआ करता था। वो अव्वल दर्जे का शराबी और जुआरी होने के साथ ही अपनी आवारा बीवी का कातिल भी था। अपनी बीवी के कत्ल के मामले में वो गिरफ्तारी से साफ बच गया था, लेकिन ये बदरू दादा के माल में गबन करने के इल्जाम में इस बुरी तरह अताब में आया कि बदरू ने अपने दूसरे आदमियों को इबरत दिलाने के लिए इस की जिंदगी अमलन जहन्नम बना दी थी। इसे एक तय खाने में सुतून से बांध कर 3 दिन तक चाबुकों से इस बुरी तरह पीटा गया था कि इसकी पूरे धड़ की खाल जगह जगह से उधड़ गई थी। इस तय खाने में बदरू खुद बैठता था और वहाँ इसके आदमियों की आजादाना आमदोरफ्त जारी रहती थी। लेन देन और भीड़ भाड़ के औकात में बदरू का मुहाफिज चाबुक लेकर टोनी पर पल पड़ता था और दूसरे इसके इबरतनाक हशर पर कानों को हाथ लगाते थे। ये इत्तफाक था कि इन ही दिनों मैं बदरू के इस खुफिया ठिकाने पर जा पहुंचा। मुझे देखते ही टोनी ने मदद के लिए बिलबिलाना शुरू कर दिया और मैंने मामले की छानबीन किए बगैर इसे खोलने का हुक्म जारी कर दिया। बदरू की मजाल नहीं थी कि मेरे हुक्म से सरताबी करता। टोनी आजादी पाते ही इसके कदमों में गिर गया। मेरी हमदर्दी का स्वभाव यह था कि अपने मालिक के अताब में आने से कबल टोनी इसका खास मोतमद हुआ करता था और मैं जब भी बदरू के साथ होता तो वो बहुत बढ़ चढ़कर मेरी खिदमत किया करता था। इस जमाने में शी के हवाले से मेरा इतना दबदबा हुआ करता था कि टोनी की आजादी के बाद बदरू ने इसकी हरकतों की तफसील तक बताने से ग्रेज करना चाहा। इसका फलसफा था जिसे मैंने माफ कर दिया। वो हर इल्जाम और खयानत से बरी हो गया। मेरे इसरार बल्कि हुक्म पर बदरू ने बताया कि टोनी ने अपने जुए की लत की वजह से निसफ किलो से जायद हीरोइन और 20,000 की रकम हजम कर ली थी। बदतरीन लानत मलामत और माफी तलाफी के बाद मैंने टोनी को अपने मालिक का वफादार रहने का हुक्म देकर छोड़ दिया था। शायद वो अपनी
इसी जान बख्शी के हवाले से मेरे एहसान का जिक्र कर रहा था। ये सब बातें इसके बताए बगैर मुझे याद आती चली गईं। टोनी फंसी फंसी और रोंदी हुई आवाज में अपनी जिंदगी का वो नकाबले फरामोश वाकया सुनाता रहा। मैं खामोश ही रहा क्योंकि दूसरों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझे गजाला के चेहरे पर तहरीर की वाज़ेह झलकियां नजर आ रही थी। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी कमीगाह पर हमला आवर होने वाला मेरा कोई पुराना शनासा हो सकता है। तुम्हें अपने मोहसिन के घर पर दावा बोलते हुए शर्म नहीं आई? इसकी पूरी बात सुनने के बाद सुल्तान शाह खामोश नहीं रह सका। तुम यहाँ किस लिए आए थे? तुम मुझसे कसम ले लो, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इस मकान में उस्ताद डैनी से सामना होगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर एहसान फरामोश नहीं हूँ। फिर यहाँ अपनी क्या ऐसी की तैसी कराने आए थे? सुल्तान शाह गुर्राया। मुझे बताया गया था कि ये मकान गैर आबाद है, बस अहाते में 2 गार्ड ऊँगते रहते हैं जो खतरा देखकर बस हवाई फायर कर सकते हैं। मुझे निशाना नहीं बनाएंगे। मुझे 5000 रुपए के एवज सिर्फ इतना काम बताया गया था कि वक्फे वक्फे से 2-3 मरतबा अहाते की दीवार से चौकीदारों को अपनी झलक दिखा के गायब हो जाऊं। मैं मगरिब के बाद ही इधर आ गया था। मैंने शाम को भी दीवार पर से झांका था। मेरा साया देखकर एक गार्ड ने हवाई फायर किया तो मैं गायब हो गया। इस मरतबा भी मेरा ख्याल था कि हवाई फायर होगा और मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं पीछे से मारा गया। शायद तुम लोग बाहर की देखभाल से भी गाफिल नहीं थे। ये झूठ बोल रहा है। वीरा ने सर्द लहजे में अपना फैसला सादर कर दिया। इसका ख्याल है कि ये हमें अहमक बनाने में कामयाब हो जाएगा। दीवार पर से झांक कर भाग जाने की कहानी बेबुनियाद है। मैं उस्ताद डैनी के सामने झूठ नहीं बोल सकता। वो गिड़गिड़ाया। मैंने एक एक लफ्ज सच कहा है। शायद कुछ लोग इस घर के मालिक को डराना चाहते हैं कि मुसल्ला गार्ड्स रखने के बावजूद ये घर महफूज नहीं है। तुम्हारा दिमाग इसी कदर चल रहा है तो जरा ये भी बताओ कि मालिक को डराकर वो लोग क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? इस बार सुल्तान शाह ने सवाल किया था। ये सब मुझे मालूम नहीं। वो बेबसी से बोला। काम बहुत आसान था, जरा सी मेहनत के 5000 मिल रहे थे, बस यही लालच मुझे ले डूबा। तुम्हें बदरू ने यहाँ भेजा था? मैंने इसकी बात काट के सवाल किया। इसका सर नफी में हिलने लगा। अपनी लाइन बदलने के बाद बदरू ने मुझे निकाल दिया था। मैं अब पहलवान के अड्डे पर काम करता हूँ मगर इस चक्कर में किसी का दखल नहीं है। एक आदमी ने फोन पर बात की थी। वो लहजे से गैर मुल्की मालूम हो रहा था। सारी बात टूटी फूटी उर्दू में हुई थी। एक बच्चा आज दोपहर रकम का लिफाफा लाया तो ये काम पक्का हुआ। इसने कहा था कि वो सुबह फोन करके मुझसे रिपोर्ट लेगा। हमने इसे अच्छी तरह हला जुला लिया, लेकिन वो अपने इसी बयान पर कायम रहा जो करीने क्यास मालूम होता था। इसके बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि इससे फोन पर राब्ता करने वाला एलन ही था जो हर कीमत पर मेरा सुराग लगाने पर तुला हुआ था। लेकिन टोनी इस बात का जवाब नहीं दे सका कि एलन जिस जैसे गैर मुल्की को पहलवान के अड्डे का फोन नंबर कैसे मालूम हुआ। 5000 रुपए यकमुश्त हाथ आने की खुशी में उसने इस बारे में सोचने की जहमत ही नहीं की थी। इससे बाजपुरस का वो नतीजा इत्मीनान बख्श नहीं था, लेकिन मेरी दानिश में वो सारे वाकयात एक खास सिमत की निशानदही कर रहे थे। बदरू दादा गुजरे हुए दिनों में हमारा रफीके कार रह चुका था। इसके जहांगीर से बाद में भी खासे मुरासम रहे थे। जहांगीर की तरह वो भी अपनी पुरानी मंशियात फरोशी से तायब होकर नए धंधे में लग गया था और कराची से शुमाली इलाकों तक माल बरदार के ट्रक चलाने लगा था। लेकिन इस काम में इसकी असल कमाई हेर फेर के जरिए होती थी। माल बरदारी की आड़ में वो भारी मुआवजे पर गैर कानूनी अशिया की नकलो हमल का काम करता था और इसी चक्कर में वो अफगान सरदार पाइंदा गुल की हिरवन कराची की मंडी तक लाता था। हम चारों को कराची से अगवा करके गलान पहुंचाने में इसने अहम किरदार अदा किया था। बाद में अंदाजा हुआ कि इसने वो काम बेखबरी में किया था। इसे इल्म ही नहीं हो सका था कि गलान ले जाने वाले चारों कैदियों में मैं भी शामिल था। मैंने ट्रक पर मौजूद इसके दोनों आदमियों को अपने बारे में बता दिया था। मुझे यकीन था कि हम लोगों से तनाजा होने के बावजूद इसके आदमियों ने कराची वापस लौटने के बाद इसे मेरे बारे में तफसीलात से आगाह कर दिया होगा। मेरे साथ होने वाली ज्यादती से वाकिफ होने के बाद असूली तौर पर बदरू दादा पर लाजम था कि मेरी कराची में मौजूदगी से बाखबर होने के बाद वो मुझसे मिलकर माजरत के साथ अपनी मजलूम सफाई पेश करता ताकि हर किस्म की गलत फहमियाँ दूर हो जाती। लेकिन इसने कुछ नहीं किया। मैं अपने चक्रों में ऐसा उलझा रहा कि इसे फरामोश कर बैठा। शायद मेरे जहन में ये बात रही हो कि मेरी रिपोशी की वजह से मेरी वापसी से लाइलम था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने एक तरफा तौर पर यह समझ लिया था कि मुझे कराची से उठाकर चीखा सराय में सरदार पाइंदा गुल के कारिंदों के हवाले करने के अमल के बदले में मैं मुआफ नहीं कर सकता था। इसने मुसालहत की किसी कोशिश के बजाय मेरी मुकम्मल बेखुनी पर कमर बांध ली थी और मेरे दुश्मनों से भरपूर तावन कर रहा था। मोतीलाल के बयान से ये
ये बात साबित हो चुकी थी कि एलन से शहर में मेरी तलाश में नाकामी के बाद बदरू दादा इसे रजू किया था। बदरू ने खबासत का मुजाहरा करते हुए इसे न सिर्फ जहांगीर की फैक्ट्री के बारे में बता दिया बल्कि टोनी के बारे में भी मालूमात फराहम कर दी जो मुझसे अच्छी तरह वाकिफ था। बाद की बातों को समझना कुछ ज्यादा दुश्वार नहीं था। एलन ने फोन पर मेरा जिक्र किए बगैर टोनी को जहांगीर के घर पर सारा सेमगी फैलाने पर ममूर कर दिया। बज़ाहिर इस मकसद ये मालूम होता था कि फैक्ट्री से कदम उखड़ने के बाद हम इस घर में पनाह न ले सके। टोनी दूसरी बार भी अपनी रोनुमाई कराने के बाद गायब हो जाता। एलन का मकसद पूरा हो जाता। हम लोग आदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से वहाँ से निकल खड़े होते और शहर में कहीं न कहीं घेर लिए जाते। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती थी कि गजाला ने टोनी को तारीख प्लाट पर देख लिया और वो रंगे हाथों जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। टोनी जो कुछ जानता था वो बता चुका था। इससे मजीद कोई बात नहीं उगलवाई जा सकती थी। एलन के बारे में कुछ जानने के लिए बदरू पर हाथ डालना जरूरी हो गया था। हमारी मुखालफत में जिस तसलसल से इसका नाम सामने आ रहा था इससे उसके नापाक अज़ाइम साफ जाहिर थे। टोनी का किस्सा बहुत बाद में सामने आया था। मैं इससे पहले ही जहांगीर के मखदूश घर को खैरबाद कहकर क्लिफ्टन के इलाके में कोई फ्लैट किराए पर लेने का इरादा कर चुका था। इस दौरान में एलन बजाते खुद 2 बार इस घर पर आ चुका था। दूसरी बार इसके साथ मुकामी बदमाश भी थे। टोनी का चक्कर इसके अलावा था। वो इस किस्से में जहांगीर के घर को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा था। मुझे को भी अंदेशा था कि इश्तियाल और मायूसी के आलम में वो किसी भी वक्त जहांगीर की फैक्ट्री की तरह इसके घर को भी तबाह करने की कोशिश कर सकता था। ऐसा वक्त आने से पहले ही हमारा वहाँ से निकल जाना जरूरी था। मैं टोनी के बारे में एक सफाकाना फैसला कर चुका था। मुझे पहचान लेने के बाद इसका जिंदा रहना खतरनाक साबित हो सकता था। एलन इसका कोई परवरदा बदमाश जरा से तशद्दुद के बाद टोनी से मेरा सुराग हासिल कर सकता था। एलन मेरी बू सूंघता हुआ जहांगीर की फैक्ट्री और वहाँ से इसके घर पहुँच चुका था। अगर इसे ये मालूम हो जाता कि मैंने चंद घंटे भी इस छत के नीचे गुजारे थे तो वो मेरी अगली मंजिल के बारे में भी सही अंदाजा लगा सकता था। टोनी के जुराइम एक तरफ थे लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी बीवी का कातिल था और एक कातिल के लिए मौत की सजा से बेहतर कोई और फैसला नहीं हो सकता था। उलझन सिर्फ ये थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की हमारी तहवील में एक जिंदा कैदी की मौजूदगी का इल्म था। अगर हम इसे मारकर वहीं छोड़ जाते तो दोनों गार्ड कत्ल के इल्जाम से अपनी गर्दन बचाने के लिए पुलिस के सामने पूरी कहानी दोहरा देते और मालिक मकान की हैसियत से जहांगीर पुलिस की तलाश की मुहिम का निशाना बन जाता। इसे बेहोश कर दो। मैंने खास तौर पर किसी से मुखातब हुए बगैर हदायत दी और वीरा ने फौरन ही टोनी की कानपट्टी पर सख्त ठोकर रसीद करके मेरी हदायत को अमली जामा पहना दिया। इस वक्त वीरा के पैरों में वही सख्त और खतरनाक जूते थे जो वो नार्मन के कत्ल की मुहिम पर खास तौर पर पहन कर गई थी। टोनी इस शदीद दर्द पर बस एक जुर्जरी लेकर साकत हो गया। मुझे मालूम है तुम इसे रास्ते से हटाने का फैसला कर चुके हो। सुल्तान शाह ने चंद सानियों बाद बोझल सुकूत तोड़ते हुए कहा, लेकिन हम एक लाश के साथ कब तक यहाँ छुपे रह सकेंगे? मुहावजों की नजर बचाकर हम किसी भी वक्त इसे ठिकाने नहीं लगा सकते। रात वाले गार्ड्स के जाने के पहले ही दिन वाले गार्ड्स आ जाएंगे। हम किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम आज की रात यहाँ बसर नहीं करेंगे। वो जो कुछ मैंने सोचा है वो कामयाब रहा तो टोनी जिंदा हालत में हमारे साथ जाएगा। सुल्तान शाह ने मुझे बात पूरी नहीं करने दी और दरमियान में ही बोल पड़ा, हमें शहर में अपने लिए ठिकाना ढूंढना दुश्वार हो रहा है। इस लानत को गले में लटकाकर कहाँ लिए फिरेंगे? ये जिंदा इश्तिहार तो हमें मरवा ही देगा। इसे यहीं कहीं दफन कर दो। इसके हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठोंस दो। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा, मैं बाहर का चक्कर लगा के अभी वापस आता हूँ। ये कहकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। घर से बाहर ना निकल जाना। वीरा ने नीची आवाज में हाँक लगाई। मैं भी फिजा में बदतरीन खतरात की बू सूंघ रही हूँ। एलन मेरी तवक्को से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मेरे जहन में निकर और टी शर्ट में मलबूस दुबले पतले दराज कामत और सिंक एलन का हुलिया घूम गया। बज़ाहिर वो मगरब का कोई बेपरवाह रिसर्च स्कॉलर नजर आता था जो अपनी तहकीकाती मौजू पर काम करते करते उकताकर तब्दीली के लिए बाहर निकल पड़ा हो। खुद मैंने भी इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी लेकिन वो बहुत तेजी के साथ हालात पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। मैं दरवाजा खोलकर तारीख बरामदे में निकला तो दोनों गार्ड्स खुश्क होते हुए लान के सिरे पर खड़े नीची आवाजों में बातें कर रहे थे। मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा भीड़ कर पलटा तो वो दोनों तेजी से मेरी तरफ बढ़ आए। क्या हुआ? कैदी क्या कहता है? इनमें से एक ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। कुछ नहीं, मैंने एक गहरा सांस लेके कहा। शायद इसकी रीढ़ की हड्डी
पर जख्म आया है और वो मुसलसल बेहोशी की हालत में। अब हमें यहाँ घुटन महसूस होने लगी है। तुम ठीक कहते हो साहब, जब से तुम लोग यहाँ आए हो मुसलसल कुछ न कुछ हो रहा है। अगर कैदी मर गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुमने इसे हफ्से बेजा में रखा हुआ है। हमें दफ्तर की तरफ से सख्त हदायत मिली है कि कोई वारदात होते ही इलाका पुलिस को इतला देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुमने बहुत देर तक इसके होश में आने का इंतजार कर लिया। अब हमें पुलिस को फोन करके बुला लेना चाहिए ताकि हम सब ही किसी मुसीबत से बचे रहें। तुम्हें मालूम है हम तावान के मुतालबे से खौफजदा हैं। पुलिस के आते ही बात बिगड़ जाएगी। हम खामोशी के साथ कैदी को कहीं डालना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। इसने फैसला कुन लहजे में मेरी बात काट दी। वो जख्मी होकर भाग भी जाता तो हम को रिपोर्ट करानी पड़ती। अब तो वो तुम्हारे कब्जे में है। पुलिस वाले पहले इसका इलाज कराएंगे, फिर मार मार कर सब कुछ उगलवा लेंगे। तुम्हें या हम लोगों को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है। लम्हा भर के लिए मैं उलझ गया। मैं अंदर से ये सोचकर आया था कि इन दोनों को जुबानबंदी और चश्मपोशी इख्तियार करने के बदले में एक मकूल रकम की पेशकश करके मैं टोनी को वहाँ से स्याह अकार्ड में निकाल ले जाने का बंदोबस्त करूंगा। फिर हमें कहीं पर भी इसे मार कर इसकी लाश से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस गार्ड ने कानूनी बारीकियों का जिक्र छेड़कर उलझन पैदा कर दी थी। मान मुझे वो बातें याद आ गई जो मैं दूसरे गार्ड से करता रहा था। मैंने फौरन ही पांसा फेंका। तुम दोनों की ड्यूटी इस मकान के अहाते में है। तुम बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कैदी अंदर आने से पहले ही जख्मी हो चुका था। बाहर के मामला से तुम लातल्लक रह सकते हो। बस तुम्हें ये भूल जाना होगा कि फायर होने के बाद कैदी को इस मकान में लाया गया था। तुम चाहो तो इसके बदले बोनस कमा सकते हो। साहब की बात ठीक है। हम लोग इनडोर ड्यूटी पर हैं। हमें क्या मालूम कि बाहर क्या हो रहा था। इसके दूसरे साथी ने इसे लुकमा दिया। इस मामले में बेचारी औरतें भी बिला वजह परेशान होंगी क्योंकि वही कैदी को अंदर लाई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।